हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिवा खान और आज मैं क्लास 8 को मींस आपको जुडिशरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि है चैप्टर नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि लेजिस्लेचर किस तरह से अपने लॉज को बनाती है। फिर लॉज तो बन जाते हैं, अब लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। ठीक है, अब जो एग्जीक्यूटिव, अब ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लोग लॉज को नहीं मानते हैं उनके साथ क्या होगा। ठीक है, उनको सीधे सीधे जुडिशरी में लेके जाया जाएगा। मींस अगर आप किसी लॉ को का अवहेलना करेंगे, आप किसी लॉ को नहीं मानेंगे, गलत तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को लेना चाहेंगे, कैप्चर करना चाहेंगे, तो आपको जुडिशरी रोकेगा इन सब चीजों से। ठीक है, तो यही आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का रोल क्या होता है? जुडिशरी का रोल, कोर्ट टेक डिसीजन ऑन द लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज। जैसे ही मैं आपसे कहूंगी जुडिशरी, तो आपके दिमाग में क्या क्या क्लिक हो रहा है बताइए? जज, कोर्ट्स, ये सारी चीजें ना, फिल्मों में तो देखा होगा आपने। ठीक है, तो जज, कोर्ट, इसी सब से रिलेटेड ही जुडिशरी। ठीक है, फॉर टाइम बिंग आप ये समझिए। किसी के साथ भी कोई चीज गलत हो रही है, मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट था, ठीक है, उसको एक पॉलिटिशियन ने आके उसको कैप्चर कर लिया, मींस कब्जे में कर लिया और बोला कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो अब आप क्या करेंगे? आप सीधे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट को दिखाएंगे कि ये सारे पेपर्स है मेरे प्रॉपर्टी के, और वो जो पॉलिटिशियन है वो बिना मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। जजेस देखेंगे आपकी ये सारी चीजों को, फिर आपको आपके लिए बेटर डिसीजन ले करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, डिसीजन लेता है रोज की बिना पे, मतलब डिसीजंस लेता है, कोर्ट का काम है डिसीजंस लेना। ठीक है, रोल किस तरह का? रोल इस तरह का, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। इन कुछ पॉइंट्स को के बेसिस पे जुडिशरी के कुछ रोल्स हैं, देखते हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया, जो डिस्प्यूट है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया वो प्लॉट वाला, तो वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आएगा। ठीक है, जुडिशरी प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन टू सिटीजन, सिटीजन टू स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि दो स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम है। एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि कावेरी रिवर, सुना ही होगा, नहीं सुना है तो जाके सर्च करिएगा। कावेरी रिवर पे डिस्प्यूट चल रहा है कि कौन कितना % ऑफ पानी कौन सा स्टेट लेगा और कौन सा स्टेट कम लेगा। तो ये दोनों डिस्प्यूट कौन कौन से स्टेट के बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जाके जरूर सर्च करिएगा। तो ये कहाँ पे? ये गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहेगा मान्य। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का रहेगा वो उनको मानना ही पड़ेगा। क्लियर? सिटीजन टू सिटीजन, एक आम आदमी के ऊपर केस कर सकता है अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो। एक आम आदमी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकती है अगर कोई गलत हुआ तो, मींस किसी की भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। जुडिशियल रिव्यू क्या है ये देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर दी वायलेशन। मान लीजिए किसी एक टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, जो कि फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट फाइनल होता है, ये आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप ये समझिए सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन मेंटेन किया, डिसीजन सुनाया, तो उसका अगर वो लग रहा है कि किसी को गलत लग रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। मीन्स माननीय यानी रेस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है कि आप हमारे बारे में दोबारा से विचार करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि आप इस डिसीजन पे दोबारा से रिव्यू करें। क्लियर है? ये था जुडिशियल का रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू।
upholding the law and enforcing fundamental rights. Every Indian citizen has right to approach to the Supreme Court or the High Court. हर सिटीजन के पास अगर उसके फंडामेंटल राइट्स में कोई भी हनन हो रहा है, मीन्स अगर एक फॉर एन एग्जाम्पल एक हिंदू आदमी मुस्लिम पर्सन को कह रहा है कि आप अपने रिलीजन को नहीं मान सकते, आप यहाँ मॉस्क नहीं बना सकते, आप यहाँ प्रेयर्स नहीं कर सकते, तो उस मुस्लिम पर्सन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी अनुमति है। मीन्स फंडामेंटल राइट क्या है, उसको अपना प्रेयर करना, लेकिन वो कौन रोक रहा है, एक और पर्सन। ये एक एग्जाम्पल था, टेक इट एज अ एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट है और ये मामला कोर्ट में चल रहा था। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स आजाद न्याय, आजादी से, जुडिशरी मीन्स कानून व्यवस्था, ठीक है। इम्पार्शियलिटी ऑफ जज एंड जुडिशरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जज का पार्शियल नहीं होना, जज पार्शियल कैसे, जज किसी के कहे अनुसार काम ना करे, ठीक है, ये सारी बातें। जज इम्पार्शियलिटी ऑफ जज एंड जुडिशरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी जज, वैसे जजेस बहुत रेयरली ऐसा कुछ करते हैं, मेरा मानना है कि वो इतनी बड़े ओहदे पे हैं कि वो एक गलत डिसीजन नहीं लेंगे। हाउ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट? जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है, मैंने आपको ये बताया था। और आगे बढ़ते हैं। जस्ट बिकॉज पावर्स हैज बीन सेपरेटेड, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये हम फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं, मीन्स फर्स्ट चैप्टर से ही ये पढ़ रहे हैं कि पावर्स हैज बीन सेपरेटेड, ठीक है। कैसे कैसे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? लॉज को इम्प्लीमेंट कराना। और जुडिशरी का काम क्या होता है? जो लॉज को नहीं मान रहा है या लॉज की अवहेलना कर रहा है उसको सबक सिखाना या उसको पनिशमेंट देना। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर बिटवीन द डिसीजंस ऑफ जुडिशरी। जजेस कोई भी निर्णय ले या जजमेंट सुनाए, उसमें इन दोनों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस नहीं होगा। जुडिशरी इज अ सुप्रीम, मीन्स जज जो डिसीजन सुनाएगा वो ही सुप्रीम होगा, वही माननीय होगा। टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, judges in high court as well as supreme courts are appointed without interference from any branch of the government। किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट में जज को या सुप्रीम कोर्ट में जज को अपॉइंट करते समय किसी से भी सलाह मशवरा, किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टी है इनसे सलाह मशवरा नहीं लिया जाता, क्योंकि उनका और इनका रिलेशन कोई भी नहीं है, तो इनसे सलाह मशवरा बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है, इनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। Once judge has been appointed, it is difficult to remove। अगर एक किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज को अपॉइंट कर दिया जाएगा तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। बहुत ही डिफिकल्ट है कि उनको अपनी पोस्ट से निकालना। आई होप यहाँ तक आप क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। Now let's see about what is the structure of court in India। इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा और किस प्रकार है ये देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है लोअर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल मीन्स हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बिलासपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, दुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे जैसे डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में उनके कोर्ट अवेलेबल है, हर डिस्ट्रिक्ट में उनके कोर्ट हैं, ठीक है। अगर कोई भी कोर्ट में जजमेंट, अगर मान लीजिए किसी भी कोर्ट में जजमेंट, मान लीजिए दो पक्ष हैं, दो पार्टीज हैं, तो किसी एक के फेवर में हुआ, किसी एक के फेवर में डिसीजन हुआ और दूसरे पार्टी को ये डिसीजन मंजूर नहीं है, तो दूसरा पार्टी क्या करेगा? हाई कोर्ट में अपील करेगा।
इस डिसीजन के खिलाफ। वो डिसीजन मान्य नहीं होगा। अब डिसीजन हाई कोर्ट देखेगी कि क्या किस तरह का प्रोसेस हुआ, ठीक है। जो भी प्रोसेस हुआ वो हाई कोर्ट देखेगी। तो पहले लोअर कोर्ट है और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मोस्टली स्टेट्स में होते हैं, मोस्टली प्रोबेबली हर स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है। मींस हर स्टेट का अपना एक कोर्ट होता है। जैसे लोअर कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में लोअर कोर्ट होते हैं, ठीक है। लोअर कोर्ट का कोई भी मामला समझ में ना आए या थोड़ा सा डिस्प्यूट भरा हो तो उसको हाई कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी, मींस हाईएस्ट बॉडी है कोर्ट का। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हाई कोर्ट कोई फैसला देने में, हाई कोर्ट भी उसी तरह का फैसला दी जिस तरह लोअर कोर्ट ने दिया, ठीक है। हाई कोर्ट ने भी वही फैसला दिया जो लोअर कोर्ट ने दिया। अब जो ऑपोजिशन पार्टी जिसके अगेंस्ट ये हुआ है, मींस अगेंस्ट जिसके डिसीजन आया है, वो अप्लाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा वो लायबल होगा, मींस वो हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल पर्सन को मानना पड़ेगा। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आई होप यू आर क्लियर टिल हियर। सुप्रीम कोर्ट को कौन हेड करता है? सुप्रीम कोर्ट को हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनता है? जजेस की एक पैनल होती है, जजेस की एक पैनल होती है और जिसमें मोस्ट सीनियर जज मेंबर, मतलब मोस्ट सीनियर जज जो उस बेंच में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, जो सबसे उम्र दराज है और जिसकी वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। क्लियर? अब आपके लिए एक होमवर्क है। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। अब है हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ईच स्टेट। ईच स्टेट, हर स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है, ठीक है। वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट प्रिसाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, ये हेड करता है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट पर एस्टैब्लिश इन 3 प्रेसिडेंसीज। अब ये कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया। हाई कोर्ट 3 प्रेसिडेंसीज में पहले बनाई गई थी। पहला कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, 3 प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966। 1966 में हाई कोर्ट दिल्ली में बना, 1966, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर वर्सेस लक्ष्मण कुमार, जो कि एक केस है 1985 में हुआ था। लक्ष्मण कुमार और उनकी मदर और उनके ब्रदर ने मिलकर लक्ष्मण कुमार की वाइफ को डावरी के लिए परेशान किया और उन्हें जला दिया, ठीक है। ये एक स्टोरी है, प्लीज कनेक्ट विद द स्टोरी। लक्ष्मण कुमार ने क्या किया? लक्ष्मण कुमार, उनकी मदर और उनके ब्रदर ने मिलकर लक्ष्मण कुमार की वाइफ को प्रताड़ित किया, ठीक है। उनको जला दिया, केरोसिन छिड़क के जला दिया। लक्ष्मण कुमार की वाइफ जल के मर चुकी है। लक्ष्मण कुमार की वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, उनका कहना है कि ये मर्डर है। किसने किया? लक्ष्मण कुमार और उनकी फैमिली ने, क्योंकि डावरी के लिए उस वुमेन को बहुत ही परेशान किया जाता था। इस केस को पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसका रिलेवेंस दिया कि क्योंकि लक्ष्मण कुमार के अगेंस्ट से सारे विक्टिम्स, मींस उनके अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि हाँ, हमने देखा कि वो बहुत चीख के रो रही थी, बहुत परेशान होती थी, बहुत मारा पीटा जाता था उनको। तो लक्ष्मण कुमार के अगेंस्ट से सारे एविडेंसेस। अब लक्ष्मण कुमार क्या करते हैं? लक्ष्मण कुमार हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट ने भी उनकी बात सुनी कि अच्छा, लक्ष्मण कुमार का कहना था नहीं, मुझसे नहीं हुआ, वो गैस पड़ने की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई है। फिर से लक्ष्मण कुमार की बात सुन के फिर से इन्वेस्टिगेशन की गई। उस इन्वेस्टिगेशन में लक्ष्मण कुमार को दोबारा से गिल्टी पाया गया। लक्ष्मण कुमार और उनकी मदर को गिल्टी पाया गया, जबकि लक्ष्मण कुमार के ब्रदर के अगेंस्ट कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले थे। तो इस तरह से जो लोअर कोर्ट है
वो अपने डिसीजंस को देती है और हायर कोर्ट के, और जो गिल्टी है, जो पर्सन गिल्टी है, वो अपने अपील को हायर कोर्ट में लगा सकता है। क्लियर? ये एक एग्जाम्पल था जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। अब ब्रांचेस ऑफ लॉ, लॉ के दो ब्रांचेस है, एक है क्रिमिनल लॉ, एक है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ बेसिकली, ये सब इतना बताने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। क्रिमिनल लॉ, आप किसी का मर्डर करके आए हैं तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? क्रिमिनल लॉ का। ठीक है। अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी को ना चाहते हुए जब्त कर ली, ठीक है, तो कौन सा लॉ लगेगा? सिविल लॉ। ठीक है। या आप किसी के घर रेंट पे रह रहे हैं, आप उस घर का रेंट पे नहीं कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके ऊपर कौन सा केस लगाएगा? सिविल लॉ का। क्लियर? बस ये बेसिक डिफरेंस है, समझिए। आगे बढ़ते हैं। डील्स विद कंडक्ट, क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे। डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट लॉ डिफाइंस एन ऑफेंस, ये ऐसे कंडक्ट जो किसी के लिए नुकसानदायक हो और बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस हो, वो होगा क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है। इट यूजुअली बिगिंस विद एफआईआर, ये क्रिमिनल लॉ है, जो क्रिमिनल लॉ है वो स्टार्ट कैसे होते हैं? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर कहाँ दर्ज की जाती है? पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है उस क्राइम स्पॉट को या क्राइम सीन को। ठीक है। किसके पास अथॉरिटी आ गई? पुलिस के पास। ठीक है। इट फाउंड गिल्टी, अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल, अगर उस पर्सन को गिल्टी पाया गया तो उस पर्सन को जेल हो सकती है। ये था क्रिमिनल लॉ। अब हम पढ़ेंगे सिविल लॉ। इट डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स का हनन नहीं होने देना चाहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं घर बनाई हूँ, घर के ऊपरी पोर्शन को मैंने रेंट पे दे दिया। अब जिसको मैंने रेंट पे दे दिया, पहले मंथ को तो रेंट उसने पे किया, लेकिन अब 2 महीने हो गए उसने रेंट पे नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी? मैं सिविल लॉ के तहत उसकी कंप्लेंट करूंगी। ठीक है। अब ये उसने मेरा मर्डर नहीं किया, उसने मेरे जो राइट्स है, मैं तो भाई प्रॉपर्टी बनाई हूँ, मैंने अपने घर को रेंट पे दिया है ताकि उससे मैं कुछ अर्न कर सकूं। ठीक है। तो ये मेरा राइट है। ठीक है। अगर मेरे राइट को कोई हार्म पहुंचता है तो मैं कोर्ट के पास जाऊँ। आई होप यहाँ तक आप क्लियर। अ पेटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेगुलेमेंट ऑफ द कोर्ट, एक पेटिशन फाइल, यहाँ पे एफआईआर फाइल नहीं करना है, एक पेटिशन फाइल करना है कोर्ट के सामने। ठीक है। द कोर्ट गिव्स अ स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर, अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट एक स्पेसिफिक रिलीफ, मतलब दोनों के मध्यस्थ, अगर मान लीजिए वो जो मेरे घर पे जो रेंट पे रह रहा है उसकी जॉब नहीं है, वो मुझे रेंट तो पे नहीं कर सकता, तो कुछ मिडिल पोर्शन मीन्स ऐसा बता देंगे कि आप फर्स्ट मंथ की रेंट पे कर दो। जब दो मंथ की रेंट की बात है तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो रेंट पेयर को भी प्रॉब्लम ना हो और हाउस ओनर को भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ मिड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है जिससे दोनों पक्षों में प्रॉब्लम ना हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। Now there is a question, does everyone has access to the court? क्या हर पर्सन कोर्ट जा सकता है? तो my answer will be yes. Every citizen has access to the court, but there are some problems. देखते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। Legal procedures involves lot of money and paperwork. लीगल प्रोसीजर, जो लीगल प्रोसीजर मतलब जो कोर्ट से गुजरने का जो सेशन रहता है उसमें बहुत सारे पैसे और बहुत पेपर वर्क लगते हैं। फॉर अ पुअर पीपल हु कुड नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन डेली वेजेस, गोइंग टू कोर्ट सीम्स लिटिल इम्पॉसिबल। जो डेली वेजेस पे अर्न करता है और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्राइटेरिया हो जाता है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। वो क्या है देखते हैं। The Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of PIL. PIL क्या होता है ये देखते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो लोगों के हित में मुकदमेबाजी होती है वो इंक्रीज किया गया। कैसे ये बताते हैं। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, उस दौरान देखा गया कि बहुत सारे गरीब लोग जो कोर्ट में आ नहीं सकते, अपने पैसे खर्च नहीं कर सकते, जो वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। ठीक है। वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, तो
जज मतलब जुडिशरी सिस्टम तक बहुत लोग पहुंच ही नहीं पाते थे। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला सुप्रीम कोर्ट ने। क्या, देखते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर से समझिएगा, एक बस्ती है, गरीबों की बस्ती है, ठीक है। एक रिच पर्सन आता है और बोलता है ये बस्ती खाली करो, मैं यहाँ पे मॉल बनाना चाहता हूँ। क्या किया वो पर्सन ने, एक रिच पर्सन आया और जो बस्ती वालों को बोला कि आप ये जगह खाली करो, यहाँ पे ये टूटने वाला है, ये एरिया टूटने वाला है, इसके लिए आपको पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे मॉल बनाने वाला हूँ। अब क्या उन जो छोटे स्लम एरिया में जो पीपल थे वो लोग जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक? नहीं ना, इट्स रेयरली पॉसिबल। बट जो इन दोनों के अलावा जो थर्ड पर्सन देख रहा है कि वो पर्सन जो रिच पर्सन है वो खाली करा रहा है स्लम्स के पीपल को, वो एक लेटर लिख के डाल देगा सुप्रीम कोर्ट में कि अवैध तरीके से, मीन इलीगल तरीके से यहाँ पे लोगों की बस्ती खाली कराई जा रही है। तो ये जो PIL है इसी को ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा गया, लोगों के हित में। इस PIL को दायर करने से पहले या दायर करने के लिए किसी भी पर्सन को सामने नहीं प्रस्तुत होना पड़ेगा, मींस खुद जाके पेश नहीं करना पड़ेगा ये कोर्ट में। वो एज पर एड्रेस, मतलब एक जिस तरह से हम लेटर लिख के डालते हैं वो उस तरह से एड्रेस लिख के आप कोर्ट पे सबमिट कर दोगे तो वो भी लायबल होगा। किसी भी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रंट फुट पे आके बताने की जरूरत नहीं है और उसके बेसिस पे वो काम होगा, मींस हाई कोर्ट अपना काम करेगी। आई बात समझ? क्लियर है PIL का मतलब? एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। PIL हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं पे भी दायर किया जा सकता है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस थे वो देखते हैं। हेल्पिंग इन रेस्क्यूइंग लेबर्स, कई जगह ऐसा देखा गया कि जो मजदूर थे उनको कम पैसों में बाउंड करके रख दिया जाता था कि तुम अब खाना भी नहीं खाओगे, कम खाना खाओगे, ये करोगे, लेकिन हमारा काम पूरा करोगे। उनको उनके घर भी नहीं जाने दिया जाता था। तो इस PIL के तहत इन लोगों की भी मदद हुई। फिर एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन हुआ, securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail after the punishment term was completed। बिहार जेल में कुछ कैदियों को इस तरह से रखा गया था जिनकी पनिशमेंट खत्म हो चुकी थी, उसके बावजूद उनको जेल में रखा गया था, ठीक है। इसके खिलाफ भी डिसीजन आया, ठीक। मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, मिड डे मील के तहत भी गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर्स मिले जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो क्या है देखते हैं। Another issue that affects common people access to justice is that for long number of years। एक अलग बात, एक इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, एक और प्रॉब्लम उभर के आई कि जो जस्टिस है, जस्टिस मिलने के लिए काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है। ये क्यों होता है? एज पर जजेस सोचते हैं कि हम हर पहलू को बहुत डीपली एनालाइज करें, उसके ऊपर डिबेट करें, क्या सही है क्या गलत है, ये देखने के लिए बहुत टाइम लगता है। आई ऑल्सो अग्री विद दैट कि बहुत टाइम लगता है, इसे इन टाइम को रिड्यूस करना चाहिए, तभी हमारी गवर्नमेंट आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस जुडिशरी हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके बावजूद इंडिया में जुडिशरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन